वेलकम टू लॉजिकल सेक्ट। बीजेपी एक बार फिर से अपने ही गेम में फंस गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप लगाए। बिहार इलेक्शन उन्होंने कैसे जीता इस बात का भंडाफोड़ किया। हरियाणा में कैसे ब्राजीलियन मॉडल को वोटर लिस्ट में शामिल किया गया ये बात उन्होंने बता दी। बीजेपी ने एक पैंतरा चला, पूर्व के कुछ अधिकारी, जजेस और बहुत सारे आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर से उन्होंने एक लेटर लिखवाया। इन लोगों की संख्या 272 थी, जो बहुमत का आंकड़ा होता है। 272 में से कांग्रेस ने एक एक करके इन लोगों की कुंडली निकालना शुरू की और पता चला कि ये 272 में से ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कभी न कभी या तो किसी भारी भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, या उनको बीजेपी से कोई फायदा मिला है, या इनडायरेक्टली वो बीजेपी के मेंबर्स ही हैं जो रिटायर होने के बाद किसी पद के लालच में बीजेपी में चले गए थे। हमने भी इनकी थोड़ी सी जांच पड़ताल की और पाया कि ये लोग दरअसल भ्रष्टाचारी किस्म के लोग हैं। फिर उन्होंने लेटर क्यों लिखा और क्या ये प्रूव करता है कि इन लोगों ने जो कहा वो गलत है और राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सही है। इन लोगों ने कहा कि वोट चोरी जैसी कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी बिना बात लोकतांत्रिक संस्थाओं पर आरोप लगा रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाएं अच्छे से काम कर रही हैं। अब एक बात समझिए, ये जवाब तो ज्ञानेश गुप्ता को देना था, वो आकर के सामने बता देते, या राहुल गांधी पर कोई मानहानि का मुकदमा कर देते कि वो लोकतांत्रिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने जो सबूत दिए उनमें कोई तो वजन होगा जो इलेक्शन कमीशन इतने दिनों तक चुप्पी साध करके बैठ गया। क्योंकि जब उन्होंने कर्नाटक का मामला पहले उठाया था तब तो इलेक्शन कमीशन 2 दिन में सामने आ गया था और कह रहा था कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, क्यों किसी की रिकॉर्डिंग बाहर लाना, क्या ऐसे सबूत हमें नहीं मिले हैं जब 2 बार वोटिंग की गई। लेकिन अब तो 2 बार वोटिंग के भी सबूत हैं, ब्राजीलियन मॉडल के भी सबूत हैं, हरियाणा में एक घर में बहुत सारे लोगों के वोट होने के भी सबूत हैं, वोट कटने के भी सबूत हैं और वोट जुड़ने के भी सबूत हैं। बहुत सारे वीवीपैट की पर्चियां भी हमने इलेक्शन में देखी और बिहार से तो ऐसे वीडियो भी आए जहां पर ट्रकों में भर भर के ईवीएम्स के खाली बक्से हमें मिले बाहर। तो अगर इतना ही झूठ राहुल गांधी कह रहे थे तो इन 272 लोगों को आगे आने की क्या जरूरत थी। और ये जो एजेंडा चला रहे थे वो कामयाब हो भी जाता अगर ये लोग क्रेडिबल लोग होते। हम इनकी कुंडली खोलने की कोशिश करते हैं कि ये कौन लोग हैं। आप देखोगे लिस्ट तो इसमें से बहुत सारे या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अलग अलग कोर्ट्स के कोई ना कोई जजेस हैं फॉर्मर। इसके अलावा फॉर्मर सेक्रेटरीज रहे हैं, चीफ सेक्रेटरीज रहे हैं, आर्म्ड फोर्सेस के लोग रहे हैं जिन्होंने ये लिखा। तो 16 तो फॉर्मर जजेस हैं, 123 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और 133 आर्मी के लोग हैं। अब इन लोगों की अगर आप कुंडली देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं योगेश गुप्ता जैसे जो बहुत अश्लील हरकतें सोशल मीडिया पर करते हैं। किसी महिला की वीडियो पर जाकर के अश्लील कमेंट करने का काम ये करते हैं और बहुत सारे ऐसी हरकतें करते हैं जो किसी सभ्य व्यक्ति को शोभा नहीं देती। तो ऐसे व्यक्ति अगर ये लिखें कि लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा हो रहा है तो इनकी बात कौन मानेगा। इनका खुद का चरित्र जब ऐसा है तो दूसरे के चरित्र पर या दूसरे के क्वेश्चन पर क्वेश्चन करने का इनको कौन सा हक मिल जाता है। उसके बाद आप देखोगे बहुत सारे तो भाजपा के सदस्य ही हैं। अय्यर कृष्ण राव हैं, जस्टिस PN रविंद्रन हैं, उसके अलावा संजीव त्रिपाठी और इनकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। इन्होंने अपने पद से रिटायर होने के बाद बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन क्यों किया? या तो कोई पुराना केस है, या किसी केस से बचना है, या पोस्ट रिटायरमेंट कोई बेनिफिट चाहिए, शायद इसीलिए इन्होंने ये लेटर लिखा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्टिफाइड बीजेपी के मेंबर्स हैं। यहां अगर आप देखोगे तो फॉरेन हमारे जो एक्स मिनिस्टर रहे हैं, एक्स मिनिस्टर की वाइफ को इन्होंने लेटर लिखवाने में शामिल करवा लिया। ठीक है, फॉर्मर एम्बेसडर है और हरदीप पुरी की वाइफ है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फाउंडेशंस के लोग हैं जो बीजेपी को फंड करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। अब ये जो लोग हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जस्टिस ढींगरा हैं, दीपक सिंगल हैं, RN सिंह हैं। ये ऐसे ऐसे लोग हैं जो या तो किसी भर्ती घोटाले में या किसी अन्य भ्रष्टाचार में अपने फंड का दुरुपयोग करने में इनके नाम आते रहे। अब इन्होंने केसेस से बचने के लिए 272 लोगों ने मिलकर कोई लेटर लिखा है, या अपने बेटे बेटियों को कहीं सेट करने के लिए लेटर लिखा है, या कोई और कारण रहा है, कोई नहीं जानता। ये दबाव था या इनका स्वतः संज्ञान, इनकी अंतरात्मा इतनी जाग गई इन 272 लोगों की कि वो इकट्ठा होकर के आ गए और उन्होंने लेटर लिख दिया। इतने सारे भ्रष्टाचारी और अपराधी किस्म के लोग यहां कैसे आ सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं? या तो इनको किसी ने मिलाया है। एक साथ बात करके इतने लोग तो एक साथ नहीं आ सकते। और अगर लाना ही था बीजेपी को तो कम से कम ऐसे लोग लेकर के आते जो अच्छे चरित्र के होते, जिनके ऊपर कोई भ्रष्टाचार का दाग ना होता। बहुत बड़े पदों पर बेशक रहे हो लेकिन भ्रष्टाचारी हैं, दागी हैं, तो कौन इनका भरोसा करेगा? जो लोग खुद सिस्टम का दुरुपयोग करते रहे वो किसी दूसरे को सिखाएंगे कि सिस्टम कैसे चलेगा और सिस्टम को कैसे चलना चाहिए। अब जिसकी आंख पर चश्मा चढ़ा हो भ्रष्टाचार का उसको तो सब भ्रष्टाचारी दिखेंगे और वो तो भ्रष्टाचार का समर्थन करेगा। शायद इसीलिए ज्ञानेश गुप्ता के फेवर में आ गए, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें कही उनका जवाब ज्ञानेश गुप्ता ने अभी तक नहीं दिया है। उल्टा बिहार में जो हुआ उसका भी कोई संज्ञान नहीं लिया, चाहे वो आचार संहिता का उल्लंघन हो, चाहे इलेक्शन कमीशन पर लगे हुए दाग हो। अगर कुछ गलत नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन खुल के सामने आता और कहता कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और अब ज्ञानेश गुप्ता के खिलाफ पूरे देश में एक गोलबंदी होना शुरू हो गई है।
अभी रिसेंटली विपक्ष के जो नेता हैं, जहां जहां एसआईआर होना है जिन राज्यों में, जिसमें ममता है, स्टालिन है, केरला के मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए और उन्होंने कहा कि हम एसआईआर का विरोध करेंगे। बहुत सारे बीएलओज जो हैं वो आत्महत्या कर रहे हैं अलग अलग राज्यों में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर उन पर कोई दबाव नहीं है तो वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? और अगर ज्ञानेश गुप्ता इतने ही सही है तो एसआईआर के जरिए वोट चोरी करना, ऐड करना, डिलीशन करना, मॉडिफाई करना, ये सब वो काम क्यों कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं? क्या ज्ञानेश गुप्ता भी अपना कोई भ्रष्टाचार छुपा रहे हैं? क्या उन्होंने भी अपने भूतकाल में ऐसा कुछ किया है जो उनके आड़े आ सकता है भविष्य में, और जिससे बचने के लिए वो एक पार्टी के इशारों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बन गए हैं, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया वो बचे ही नहीं है? क्या ऐसा है? तो ये लोग रैली करेंगे, कांग्रेस वाले सारे इनके खिलाफ, और विपक्षी पार्टियों के सारे लोग, सारे नेता मिलकर के, और लोगों को बताएंगे कि इलेक्शन में वोट की चोरी होती है। आपको आपके बेसिक अधिकार से वंचित करने की कोशिश इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रहा है, और अगर ऐसा वो कर रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठानी जरूरी है। इन 272 लोगों ने एक जो बड़ी गलती की वो ये कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ आ गए जो सच के साथ खड़ा है। अगर ज्ञानेश गुप्ता सच के साथ है तो उन्हें इन 272 लोगों की बैसाखियों की जरूरत नहीं है, और ये तो बैसाखियां भी रिलायबल नहीं है, इनमें तो खुद में कमियां हैं, तो इनकी बात मानेगा कौन? ये जो सारा मामला है ये एसआईआर को लेके है। एसआईआर में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में, बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे राज्यों में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, खासकर उन लोगों के जो अपोजिशन पार्टीज को समर्थन देती है। उन लोगों के वोट जोड़े जा रहे हैं जो सत्ता पक्ष के फेवर में है। लोगों को रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन उस पर चुप बैठा है, कुछ नहीं कह रहा है, उसको सिर्फ विपक्ष दिखता है। विपक्ष के सवालों के जवाब वो दे नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो गड़बड़ियां हैं उनको ठीक करने का काम इलेक्शन कमीशन नहीं करता, 272 लोगों को सामने लेकर के आ जाता है। लेकिन कम से कम इन 272 लोगों से बात करने से पहले ये तो पूछना चाहिए था ना भाई कि आपका चरित्र साफ है नहीं है, आप लोग दागी है या नहीं है, आपके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो कितने सही है कितने गलत हैं। तो अब विपक्ष जो है वो अपने पूरे तेवर में है, सत्ता पक्ष फंस चुका है, गड़बड़ कर चुका है, एक अच्छा सबूत और सरकार खत्म। ये इस देश में होने वाला है। तो या तो इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी ले और कहे कि मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हूं, सामने आए बात करे, नहीं तो विपक्ष को उसके हाल पे छोड़ दे, अपनी जो गड़बड़ियां हैं वो करता रहे। जिस दिन जनता जागेगी, जिस दिन जनता को पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, उस दिन सत्ता पक्ष का और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का, दोनों का वही हश्र होगा जो विपक्ष चाहता है और कर रहा है। अगर आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें ऐसे और कंटेंट के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, और आपकी जो भी राय है इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में, सत्ता पक्ष के बारे में, इस पूरे मामले के बारे में, इन 272 लोगों की चिट्ठी के बारे में, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।